हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर आपका ख़त्म भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्रेडिट स्कोर को निगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है हमारे क्रेडिट स्कोर में तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो इन सभी बातों के बारे में हमें इस लेक्चर में देखना है। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो CIR रिपोर्ट जो होती है उसे CIC को सबमिट करना होता है ना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सबमिट करते हैं कौन? सभी बैंक करते हैं, जिन्हें CI क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है बैंकों को। ठीक है, तो ये CIC को अपना डेटा सबमिट करते हैं। हमारे देश में कुल कितनी CIC हैं? 4 हैं फ्रेंड्स आपकी। ट्रांस यूनियन सिविल हो गई, इक्विफैक्स हो गई, एक्सपेरिया हो गई और एक और है फ्रेंड्स आपकी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। आपको अगर याद आए तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो 4 कंपनियां हो गई जिनको हमें डेटा सबमिट करना होता है। तो अगर किसी के पास में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है किसी कस्टमर के पास में, तो वो उसको किस तरह से बेनिफिट करती है उसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या क्या बेनिफिट हो सकता है कस्टमर को। तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग योर ट्रू फाइनेंशियल स्टैंडिंग या पोजीशन एंड मेक प्लान फॉर फ्यूचर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है आपकी, आप अपनी सिविल स्कोर देख रहे हैं कि मेरा 800 है या 500 है या 300 है, अगर वो चीज़ आप देख पाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 800 है तो वो बहुत अच्छा कस्टमर है, अगर किसी का स्कोर 500 है तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर किसी का 300 स्कोर है तो इसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर फाइनेंस के लिए उसे अपने प्लान भी बनाने होते हैं। अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 800 या 700 से ज़्यादा है तो मेरे लिए ये आसान होगा कि मैं बैंक में जाऊँ और मुझे लोन मिल जाए। अगर मेरा स्कोर 500 है तो मुझे पहले ये कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे अनसिक्योर्ड लोन लेने होंगे और उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करना होगा ताकि मेरी जो एक रेपुटेशन है और जो ये हमारा क्रेडिट स्कोर है वो सुधर सके फ्रेंड्स। ओके, तो इस हिसाब से आप जो है एक प्लान बना सकता है कस्टमर। यहाँ पर वन कैन बी ऑन द टॉप ऑफ योर बारोइंग एंड अवॉइड डेट ट्रैप। ठीक है, तो ये है कि मतलब वन कैन बी ऑन टॉप ऑफ योर बारोइंग, मतलब कोई ऐसा कस्टमर भी हो सकता है जो कि बैंक की बारोइंग लिस्ट में सबसे ऊपर हो, लेकिन वो डेट ट्रैप में फंस जा रहा है क्योंकि बार बार उसने लोन ले रखा है, टॉप ऑफ द बारोइंग पर चला हुआ है, बार बार वो लोन ले रहा है और डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तो अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसके पास में होगी तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने इस बैंक से इतनी बार लोन लिया हुआ है और अभी इतने मतलब चुका दिए हैं, इतने नहीं चुका दिए हैं। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के फादर ने जो है लोन लिया और उसके बाद में वो मतलब 1-2 साल तक उन्होंने किस्तें भरी, उसके बाद वो भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है केसेस कि लोग भूल ही जाते हैं कि हमने लोन भी लिया है। फिर उनको याद कब आता है? जब जो है बैंक की तरफ से कोई नोटिस वगैरह जारी होता है तब उनको याद आता है। इतने समय तक मतलब जो है अगर बीत जाता है तो उनका क्रेडिट स्कोर इन बिटवीन जो है ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो कहने मतलब है कि वन कैन बी ऑन टॉप ऑफ योर बारोइंग, मतलब कहने को वो बैंक में आकर के कई सारे लोन ले रहा है लेकिन डेट ट्रैप में फंसने से उसको बचाने में भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट काम आती है, क्योंकि भाई उसको सारे अपनी जितनी भी लोन लिए हुए उन सबका आइडिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से लग जाता है। कहाँ पर उसको लोन चुका देना है, कौन सा लोन पेंडिंग है, कौन सा नहीं पेंडिंग, ये सारी जानकारी उसे CIR से मिल जाती है। विथ अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन हैंड, अगर किसी के हाथ में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट होती है, CIR अगर किसी के पास है, तो ही एंड सी विल बी इन गुड पोजीशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग अवेलिंग न्यू फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो अगर CIR आपको मिल जाती है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, जो कस्टमर होगा ही आर सी वो डिसीजन ले सकता है कि मतलब उसने नए फॉर्म ऑफ क्रेडिट, नए तरीके का लोन लेना है या नहीं लेना है। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने हाउसिंग लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, लेकिन उसने क्रेडिट कार्ड नहीं यूज किया है, मान लीजिए नहीं यूज करता है, तो अगर वो अपना क्रेडिट स्कोर देखता है कि मेरा 800 के आसपास क्रेडिट स्कोर चला हुआ है तो ही इज ए गुड कस्टमर और वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड भी ले सकता हूँ। तो न्यू फॉर्म ऑफ क्रेडिट भी, नए तरीके का लोन भी वो ले सकता है, while also being able to extract the best possible rates फ्रॉम द बैंक्स एंड लेंडर। और इस चीज़ का एक फ़ायदा ये भी होता है कि CIR रिपोर्ट अगर आपके पास में है और आपने देखा कि मेरा जो स्कोर है मैक्सिमम 900 हो सकता है और मेरा इस समय 800 अगर 70 है, सिविल रिपोर्ट आपकी 870 पे आती है, तो आप बैंक के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने कभी भी जो है मिस्टेक्स नहीं की है, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो बैंक से आप निगोशिएट करके अपने जो है इंटरेस्ट रेट को भी घटवा सकते हैं।
आपको प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह में भी रिबेट मिल सकता है, तो ये भी फ़ायदा होता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और क्रेडिट स्कोर अगर आपको CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके पास होगी तो वो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखाती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 500 है तो ऑब्वियसली आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम रीपेमेंट करने की ज़रूरत है, जितना क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसे फुल का फुल पे करने की ज़रूरत है, ना कि मिनिमम अमाउंट डी को पे करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप एक डिसिप्लिन भी यहाँ पर सीख जाते हैं कुल मिलाकर के। तो ये कई सारे बेनिफिट हैं फ्रेंड्स जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के होने के फ़ायदे होते हैं हमको। एक तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं और ये प्लान कर लेते हैं कि हाँ कब लोन लेना है, कितना लोन लेना है। उसके बाद में अगर आपके पास में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है तो उससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हम नए तरीके का लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और साथ ही साथ बैंक के साथ आप इंटरेस्ट रेट के लिए भी निगोशिएट कर सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। और इसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होने से या सिविल स्कोर पता होने से हम जो है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स सिविल स्कोर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जनरल बोलचाल की भाषा में हम जो है क्रेडिट स्कोर ना बोल करके सिविल स्कोर ही बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जबकि मैं जब आपको सिविल स्कोर कर रहा हूँ उस समय करंटली मैं हमेशा क्रेडिट स्कोर को ही रेफर कर रहा होता हूँ। फ्रेंड ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एक तरीके से सिखाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को फेवरेबल बनाते हैं, इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए अभी आपका क्रेडिट स्कोर अगर 500 है तो इसको 700 या 700 प्लस कैसे करना है, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या कस्टमर फॉलो करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है। ऑन टाइम अगर लोन की EMI की पेमेंट करेगा, मतलब अगर 1 तारीख को पेमेंट जानी है 10,000 रुपये की, तो हर महीने की 1 तारीख को वो 10,000 रुपये मैनेज करके अगर EMI भर देता है तो उसका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। रेगुलर पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल, जो क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आता है उसकी रेगुलर पेमेंट करते रहिए। ऐसा ना करिए कि मतलब 2 महीने तक पेमेंट नहीं की, तीसरे महीने जा करके इकट्ठे ही 15,000 रुपये दे दिए। हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आपका बिल आ रहा है तो हर महीने कोशिश करिए 5-5 हज़ार रुपये हर महीने चुकाते रहिए। ऐसा ना करिए कि 2 महीने तक ना दीजिए और तीसरे महीने 15,000 देके एडजस्ट तो हो जा रहा है लेकिन फिर भी आपके सिबिल स्कोर को ख़राब कर सकता है। अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल की तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेगा। पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल इन फुल, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल फुल में पे करते हैं, पूरा का पूरा, मान लीजिए आपका 12,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल है तो उसमें से मिनिमम ड्यू अमाउंट भी होती है फ्रेंड्स, आपकी मिनिमम ड्यू अमाउंट, जो कि बैंक कहता है कि आप अगर इसमें से मान लीजिए 4,000 जमा कर देते हैं तो ये तो भी आपका अगले महीने बाकी के जमा करेंगे तो भी चलेगा। तो आप 4,000 जमा करके अगर आगे चले जाएंगे तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव नहीं करता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना है तो उस केस में आपको कोशिश करनी होगी क्रेडिट कार्ड का अगर 12,000 का बिल है तो पूरे के पूरे 12,000 रुपये आप भर दीजिए तो आपका क्रेडिट स्कोर सुधार देगा। अवॉइडिंग ओवर लेवरेजिंग, ओवर लेवरेजिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे तरीके के लोन लेना, मतलब आपने हाउसिंग लोन रखा है, पर्सनल लोन रखा है, कार लोन ले रखा है, उसके बावजूद भी आप OD के लिए दौड़े हुए हैं, क्रेडिट कार्ड जो है 6 बैंकों से क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ओवर लेवरेज ना रहें, अवॉइड करिए इस चीज़ को, या अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। मेंटेनिंग स्ट्रांग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब वही है कि आपकी जो लोन की हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपने हमेशा टाइम टू टाइम पेमेंट किया है, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ है, तो इससे आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मजबूत रहता है और आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है। टू मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना, बहुत तरीके के लोन ले रखे होंगे अगर आपने, तो वो भी आपके जो है इम्प्रूवमेंट लाते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि हाउसिंग लोन लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसके बाद में टर्म लोन ले लीजिए, जो भी जिस तरीके के लोन, आप कार लोन ले लीजिए, अगर अलग अलग टाइप के आप लोन लेते हैं, मतलब कहने का एक मिक्स होना चाहिए, क्रेडिट मिक्स अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे क्रेडिट कार्ड ही हैं या सारे के सारे जो है पर्सनल लोन ही आप लिए जा रहे हैं, वैसा ना करिए, एक अच्छा मिक्स तैयार कीजिए। हर तरीके के लोन अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका क्रेडिट स्कोर सुधारता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, जो भी आपको क्रेडिट लिमिट असाइन की गई है, मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर आपको असाइन की गई है क्रेडिट लिमिट, तो विद इन दैट लिमिट आप 90,000 तक यूटिलाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए ऐसा ना हो कि 1 लाख की पूरी 1 लाख भी एग्जॉस्ट कर दीजिए और प्लस आपकी कोशिश ये रही कि 50,000 रुपये मुझे और भी क्रेडिट पर मिल जाएँ। बार बार बैंकों में जा करके इंक्वायरी करने से भी क्रेडिट स्कोर खराब होता है, हमने पिछले लेक्चर में बात देखी थी। इंश्योरिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू आर डीलिंग विथ रिकॉर्ड एंड सबमिट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन टू CIC। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि जो बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को आपका डेटा देते हैं, तो वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, ये चीज़ इंश्योर करनी होगी। अब ये हम या कोई कस्टमर कैसे इंश्योर करेगा कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही भेजे, तो बैंक का तो कुछ जाता है नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। तो बैंक के लिए यही है कि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते जा रहे हैं, रेगुलर
कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो बैंक ऑटोमेटिकली ही एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छी जानकारी जो है CIC को भेजता है, जो कि आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर में काम आती है। रिक्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉपी पर्सनली रेदर देन थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स आपकी, उसको अगर आप पर्सनली खुद मेंटेन करें उसकी एक कॉपी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बार बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिमांड ना करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे सिविल रिपोर्ट की जो है एक कॉपी दे दीजिए, अगर साल भर में आप ऐसा 5 बार करेंगे तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करेगा। तो बेहतर होगा कि एक बार आपने साल में एक बार कॉपी ले ली और उसको अपने पास मेंटेन करके रखे हुए हैं और उसी के हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को फेवरेबल बनाते हैं। अब क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें यही पूछ लेंगे फ्रेंड्स कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा आपके क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है ना, इनमें से कौन सा क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है। आप ऑन टाइम EMI की पेमेंट करते हैं, उससे होगा। रेगुलर पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड की, या रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें नाट लगा देगा इनमें अगर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करते हैं। एक तो अगर EMI आप टाइम पे भरते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल लगा मतलब रेगुलर भरते रहते हैं, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड की बिल की जो पेमेंट है वो हमेशा फुल अमाउंट करते हैं, ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू में करते हैं। इसके बारे में हम फ्रेंड्स आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मिनिमम ड्यू अमाउंट के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। ओवर लेवरेजिंग ना करिए, मतलब बहुत ज़्यादा बैंकों से लोन लेने की कोशिश ना करेंगे। अपना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे बाय मेकिंग द पेमेंट टाइम टू टाइम। अलग अलग तरीके के क्रेडिट लेने चाहिए, अलग अलग तरीके के लोन लेने की ज़रूरत है, आप भी और आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। जैसे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले लिया है ना, कार लोन ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड ले लिया, मतलब वैरायटी होनी चाहिए कुल मिला करके। आप जो लिमिट आपको क्रेडिट लिमिट असाइन की गई है उसका प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन करते हैं। जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आपने लोन की डीलिंग कर रखी है, वो CIC को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो हमारे देश में 4 हैं उनको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भेजे, ऐसा भी इंश्योर करना चाहिए। और ऐसा इंश्योर तभी हो सकता है जब आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे। और जो आपकी सिविल रिपोर्ट है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसकी एक कॉपी खुद मेंटेन करिए। बार बार किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा करके उससे डिमांड ना करिए, तो वो भी आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा फ्रेंड्स। ओके, अब कुछ और बातें जो ऐसे फैक्टर जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को निगेटिव कर देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ऊपर हमने किए उसका जस्ट उल्टा करिए, सारे के सारे आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप ही ख़राब हो जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके स्कोर को निगेटिव, अभी आपका स्कोर 800 है, 2 साल बाद आपका स्कोर जो है मान लीजिए जो है 300 या 400 बचेगा। कौन कौन से ऐसे काम है जब आप करेंगे तो ऐसा होता है? तो देखिए, टू मैनी क्रेडिट रिपोर्ट इंक्वायरीज बाई बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी भी बैंक में, मतलब कहने का आपको हाउसिंग लोन चाहिए और आप 6 बैंकों में चले गए हाउसिंग लोन लेने के लिए, तो 6 जगहों पर भी आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट किया जाएगा। सिविल रिपोर्ट, इक्विफैक्स रिपोर्ट ये जनरेट की जाएगी 6 बैंकों के द्वारा। तो अगर ऐसा होता है कि बैंक बार बार इंक्वायरी करते हैं, अदर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट रिपोर्ट की बार बार इंक्वायरी अगर करते हैं, तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को कम करता है, निगेटिव करता है। आपके खाते में चेक बाउंस बहुत होते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। तो अगर खाते में चेक बाउंस होता है, डिसऑनर हो जाता है, मतलब खाते में बैलेंस नहीं है और आपने 1 लाख का चेक काट दिया है, तो इस तरीके ये भी आपका इनडिसिप्लिन है, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को कम करता है। अब यहाँ पर देखिए कि मतलब चेक बाउंस हो जाने से भी क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है, ध्यान रखने वाली बात है। इरेगुलर लोन रीपेमेंट, जो लोन की EMI वगैरह भरनी है वो इरेगुलर है, आप हमेशा समय पर नहीं भरते हैं, 2-3 महीने बाद भरते हैं, लेट करते रहते हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करता है। डिफ़ॉल्टिंग ऑन क्रेडिट कार्ड बिल्स, मेकिंग लेट पेमेंट आर कंसिस्टेंट पार्ट पेमेंट। तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं, पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, या लेट पेमेंट कर रहे हैं, या कंसिस्टेंटली आप पार्ट पेमेंट ही कर रहे हैं, कभी फुल बिल पे ही नहीं किया, हर महीने जितना मिनिमम ड्यू अमाउंट है उतना ही पे कर रहे हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करता है। अभी ये बातें पढ़ करके हम में से कई लोगों को ये लग रहा होगा, क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे होंगे जो पार्ट पेमेंट कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, ये मैक्सिमम लोगों में ये हैबिट होती है। तो यहाँ पर अब चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम जो है बीच बीच में जो है फुल पेमेंट कर दिया करें, ताकि हमारा खुद का सिविल स्कोर बैंकर्स का ना ख़राब हो, है ना। टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एज मल्टीपल पर्सनल लोन, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिट ले रखा है, जैसे मल्टीपल पर्सनल लोन ले रखे हैं, तो वो भी फ्रेंड्स आपका जो है क्रेडिट स्कोर को आपके ख़राब करता है। हाउसिंग लोन लेंगे तो वो मॉर्गेज हो जाएगा आपका हाउस,
तो उससे अगर कार लोन लेंगे तो हाइपोथेकेट हो जाएगा, तो वो ठीक रहता है, अनसिक्योर्ड नहीं होते। लेकिन जो आप पर्सनल लोन लेते हैं वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड होते हैं, तो ऐसे लोन को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर अनसिक्योर्ड लोन गेटिंग रिजेक्टेड, अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन वगैरह लेने के लिए कई बैंकों में आपने अप्लाई किया और हर जगह से आपका अगर रिजेक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका सिविल स्कोर को ख़राब करता है। डिफ़ॉल्टिंग एज ए गारंटर, आप किसी लोन में गारंटर बने हुए हैं और वहाँ पर जब आपकी जिम्मेदारी गारंटी की कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है ना, आपको पता तो होगा ही आई थिंक, नहीं तो बात कर लेते हैं। जो गारंटी होती है फ्रेंड्स, उसमें जो गारंटर होता है उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, आकस्मिक जिम्मेदारी आती है। जब सामने वाली पार्टी मना कर देगी तो गारंटर की जिम्मेदारी होती है उस लोन को भरने की। अब अगर आपको ऐसा कोई लोन है जिसमें आप गारंटर बने और उस सामने वाली पार्टी ने जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आपको अगर पैसे भरने पड़ रहे हैं तो आपको वो पैसे भरने चाहिए, डिफ़ॉल्ट मत कीजिए। अगर आप गारंटर बने हैं तो उसको पूरा करिए, तो डिफ़ॉल्ट मत करिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट एंड ओवर शूटिंग द लिमिट, मतलब कहने का कि अगर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट असाइन है, मान लीजिए क्रेडिट लिमिट जो असाइन है, तो आप हमेशा उसकी 1 लाख का पूरा 1 लाख यूटिलाइज किए पड़े हुए हैं, तो ये भी गलत है। बीच बीच में उसमें 10-20 हज़ार रुपये डालते रहिए, कभी 80 हज़ार का यूटिलाइजेशन करिए, कभी 70 का कर लीजिए, कभी 1 लाख का कर दीजिए, तो वो ओके रहेगा। ऐसा ना हो कि हमेशा जो क्रेडिट कार्ड की जो मतलब क्रेडिट कार्ड कह लीजिए, कोई भी ओवर ओडी कह लीजिए, सीसी कह लीजिए, है ना, ये सारे के सारे आपके सेम ही होते हैं, उसकी लिमिट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने से बचना चाहिए। एरर इन रिकॉर्ड बाई बैंक अदर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, जो बैंक ने गलत जो है डेटा भेज दिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी कि सिबिल स्कोर में क्या गलतियां हो सकती है और उनको कैसे ठीक करते हैं। तो कई बार बैंक ने गलत रिकॉर्ड भेज दिया जिसकी वजह से भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। इसमें आप कस्टमर की कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंक ने गलत भेज दिया। मान लीजिए किसी का नाम राम है और राम जो है ब्रांच में 6 हैं, तो हो सकता है कि 6 में से इस राम का उस राम के साथ में लोन इस राम ने लिया है और सिविल रिपोर्ट में दूसरे वाले राम के चला गया। CIC को हमने जो डेटा सबमिट किया वो दूसरे राम को सबमिट कर दिया और गड़बड़ हो गई, तो इससे भी जो है सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे क्रेडिट स्कोर को ख़राब करते हैं। तो क्रेडिट स्कोर को ख़राब करने के लिए अगर जो है हम बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, सिविल रिपोर्ट, इक्विफैक्स रिपोर्ट जनरेट करवाते रहते हैं बैंकों से, ये कब होगा? बैंक खुद तो करेगा नहीं, जब आप लोन के लिए बार बार जाओगे अलग अलग बैंकों में तो वो सभी जनरेट करेंगे, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर खराब होगा। आपके खाते से चेक बाउंस हो जा रहे हैं, डिसऑनर हो जा रहे हैं, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप लोन की रीपेमेंट रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, इरेगुलर पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, पेमेंट ही नहीं करते हैं, या पेमेंट करते भी हैं तो लेट पेमेंट करते हैं, या फिर हमेशा पार्ट पेमेंट ही करते हैं, पूरी की पूरी पेमेंट कभी नहीं करते हैं। अगर 20,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल है तो आपकी कोशिश रहती है 12-14 हज़ार दे करके ही निपटाया जाए, अगले महीने फिर देखेंगे, है ना। टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, अगर मतलब क्रेडिट अगर आपने ढेर सारे मतलब अनसिक्योर्ड जो है क्रेडिट ले रखे हैं, जैसे पर्सनल लोन 3-4 पर्सनल लोन ले रखे हैं जो कि सिक्योर्ड नहीं होते हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन आपने अलग अलग बैंकों में अनसिक्योर्ड लोन पर्सनल लोन के लिए दे रखे हैं, वो सभी के सभी अगर रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करता है। आप किसी लोन में गारंटर हैं और उसमें आपने जब आपके गारंटर की जिम्मेदारी आती है तो आपने उसमें पैसे नहीं चुकाए और डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उस केस में भी आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। जो आपको लिमिट असाइन की गई है क्रेडिट लिमिट, उसका हाई यूटिलाइजेशन करने में हमेशा लगे रहते हैं, ओवर शूटिंग करते रहते हैं लिमिट की, तो वो भी नुकसानदेह होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एरर इन रिकॉर्ड बाई बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कई बार बैंकों से भी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है। इसी के बारे में अभी हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि बैंकों से क्या गलतियाँ होती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स कि एडवांटेज क्या है हाई क्रेडिट स्कोर अगर हम मेंटेन करता है कोई कस्टमर, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। भाई देखिए, अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 800 है और कोई कस्टमर आता है जिसका क्रेडिट स्कोर 500 है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम इस कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसका लोन जल्दी से पास करेंगे, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देंगे, है ना, और पैसे भी इससे कम चार्ज करेंगे। तो जितनी भी फैसिलिटी और सहूलियत हम दे पाएंगे वो हाई क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर को ही देते हैं, यही इसका एडवांटेज होता है। देखिए, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट सच एज लोन्स, आपको बहुत आसानी से लोन अवेलेबल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो वो भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि सिविल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से 90% एप्लीकेशन, जो कि ऐसे कस्टमर जिनका जो क्रेडिट स्कोर 700 या 700 से ज़्यादा था, 90% केसेस में लोन सैंक्शन कर दिए जाते हैं, मना नहीं किया जाता है। तो मतलब कहने का, अगर हम 700 या 700 से ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर होल्डर हैं, अगर मान लीजिए 700 है, 800 है, 900 है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर इतना है तो 90% चांसेज हैं कि आपका लोन जो है सैंक्शन कर दिया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। तो हाई स्कोर होने का यही फ़ायदा है
ठीक है। क्विक प्रोसेसिंग ऑफ लोन एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। अब सीधी सी बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका जो लोन है वो जल्दी प्रोसेस किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी आपको जल्दी से और इजीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके अंदर आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप इंटरेस्ट रेट के लिए निगोशिएट भी कर सकते हैं। बैंक से कह सकते हैं कि भाई हमारा क्रेडिट स्कोर जो है 900 ही मान लीजिए किसी कस्टमर का, या 860 है, तो आप ये बोल सकते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, आप दूसरों को 6% पर दे रहे हैं, मुझे 5.9% पर दीजिए। तो बैंक आपको एग्री भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बैंक खुद भी देख रहा है कि हाँ आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन पर्सन हैं, किसी और रिस्की आदमी को देने से आपको देना सस्ता अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इंटरेस्ट रेट में भी निगोशिएट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। दो नॉट गारंटीड, यहाँ पर गारंटी की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसको वेव कर दिया जाए और आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, मान लीजिए बैंक कहता है कि एक लोन प्रोसेस करने में 2000 प्रोसेसिंग फ़ीस लगेंगे, तो हो सकता है इसको बैंक माफ़ी कर दे कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपको 2000 रुपये अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन भी बैंक अवेलेबल करवा देगा कि अगर आप चाहते हैं 10 साल का लोन लिया, अगर आप 6 साल में भी जमा करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन बैंक आपको अवेलेबल करवा सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन से क्रेडिट स्कोर हाई होने के फ़ायदे नहीं हैं, है ना? तो लोन बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, आप जो है इंटरेस्ट रेट में भी निगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ईजिली आपको लोन और जो है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है। और सिविल वेबसाइट के हिसाब से 90% जो है जो लोन एप्लीकेशन होते हैं वो जो है मतलब अगर 700 या 700 से ज़्यादा आपका स्कोर है तो 90% केसेस में आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। तो ये सारे फ्रेंड्स आपके एडवांटेज हैं। अगर आप हाई क्रेडिट स्कोर रखते हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए निगोशिएट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप चाहें तो वेव ऑफ करवा सकते हैं, बैंक से कह सकते हैं कि आप हमसे प्रोसेसिंग फ़ीस ना लीजिए। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब अच्छा क्रेडिट स्कोर होल्डर होने की वजह से आपको बैंक से ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब क्रेडिट स्कोरिंग में क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इशूज़ इन क्रेडिट स्कोरिंग में हम देखेंगे, क्रेडिट स्कोरिंग इज एन इनेबलर ऑफ बैंक टू टेक ए कॉल ऑन रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोर एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड्स एट द प्राइस ऑफ फॉर द रिस्क। तो कहने मतलब ये है कि क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है फ्रेंड्स, आपका बैंकों को इनेबल करती है कि वो रिस्क असेसमेंट कर लेगा उस स्कोर के आधार पर। अगर किसी कस्टमर का 800 क्रेडिट स्कोर है, किसी कस्टमर का 500 क्रेडिट स्कोर है, तो केवल क्रेडिट स्कोर को देख करके ही बैंक जो है रिस्क असेसमेंट कर लेगा, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर रिस्क कम है, ठीक है। और उसी के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड करेगा। इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करता है कि इसको अगर देना है तो हम 7% पर देंगे, इसको देना है तो 6% पर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या सिविल स्कोर इसका अच्छा है। तो ये होता है आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में। इट आल्सो इनेबल बैंक टू स्पीड अप क्रेडिट डिसीजन एंड डिसबर्समेंट बेस्ड ऑन द स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा रहता है तो बैंक जो है डिसीजन आसानी से ले सकता है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है उसका 360 क्रेडिट स्कोर है तो हम उसको सीधे सीधे मना कर सकते हैं कि हम आपको लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। कोई कस्टमर आता है जिसका 740 क्रेडिट स्कोर है तो तुरंत ही हम इसको अच्छा कस्टमर मानते हैं और स्पीडली जो है डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इसको लोन देना है, और डिसबर्समेंट भी जो है उसके स्कोर के आधार पर हम जल्दी से जल्दी जो है उसका लोन सैंक्शन करके उसको पैसे दे देते हैं। विथ अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन प्लेस, है ना, अगर CIR रिपोर्ट जो है इन प्लेस है तो रिस्पॉन्सिबल कस्टमर कैन एक्सपेक्ट फास्टर एंड मोर कम्पिटेटिव सर्विस एट बेटर टर्म्स एंड रेट फ्रॉम द बैंक्स अदर क्रेडिट कंपनीज, ठीक है। तो अगर जो है CIR रिपोर्ट जो कि किसी अच्छे कस्टमर की जिसकी CIR रिपोर्ट है उसके बाद में उसका सिविल स्कोर अगर 800 है तो ये मान लीजिए कि वो एक्सपेक्ट कर सकता है, वो उम्मीद कर सकता है उसको फास्ट और कम्पिटिटिव सर्विस मिलेगी, बेटर टर्म्स बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है फ्रेंड। तो अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद CIC दे इश्यू रिपोर्ट। तो जो जानकारी CIC को अवेलेबल करवाई जाती है, बैंक जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को डेटा भेजता है और उसी के आधार पर CIC जो है रिपोर्ट इशू करती हैं। मतलब कहने का कि आपकी जो CIR रिपोर्ट होती है वो CIC इशू करता है और CIC को डेटा कहाँ मिलता है? बैंक से मिलता है। तो उसी के आधार पर ये डेटा जो है इशू रिपोर्ट आपकी बना करके CIC आपको सबमिट करता है। हाउएवर अ पर्सन कैन एक्सेस देयर क्रेडिट रिपोर्ट डायरेक्टली आर बाई पुटिंग ए रिक्वेस्ट टू CIC। तो अगर कोई कस्टमर चाहता है तो वो अपनी जो है क्रेडिट रिपोर्ट खुद भी जो है
एक्सेस कर सकता है इंटरनेट का यूज करके, या फिर वो CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिक्वेस्ट करके भी कर सकता है, या फिर बैंक से रिक्वेस्ट करके भी अपनी सिविल रिपोर्ट या CIR जिसे कहेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है। वन कैन then go through their report and if any error found they can notify bank and CIC regarding the same। अब उसके बाद में एक बार आपने अपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देख ली, CIR रिपोर्ट देखी, अगर उसमें आपको कुछ गलती लगती है, कोई एरर मिस्टेक्स हैं, तो उसको आपको बैंक को और CIC को इन्फॉर्म कर देना होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसको करेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका कि इशूज इन क्रेडिट स्कोरिंग में हमने कुछ इशूज की बात नहीं की, हमने ये किया बात कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कस्टमर को कैसे फ़ायदा होता है और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे मिल सकती है। एक बार CIR रिपोर्ट मिल गई और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो उसके लिए बैंक को और CIC को इन्फॉर्म करना होता है। अब क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं क्रेडिट स्कोरिंग में, उसके बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, लगातार बोलते बोलते आवाज़ जो है प्रॉब्लम में चली जाती है। ठीक है, मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोरिंग में जो है क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो देखिए इट इज़ बट नेचुरल दैट मिस्टेक्स कैन अकर इन अ क्रेडिट स्कोरिंग प्रोसेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, है ना। मतलब नेचुरल है कि मतलब जो है आपकी जो रिपोर्ट है, क्रेडिट स्कोरिंग रिपोर्ट है, उसमें मिस्टेक्स हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, कई सारे फैक्टर होते हैं और उनकी वजह से ये एरर होती है। और इफ़ वी डू नॉट टेक स्टेप टू करेक्ट इट, अगर हम इसको ठीक नहीं करवाते हैं, मान लीजिए हमें अपनी सिविल रिपोर्ट, मान लीजिए मैं आज जनरेट करवाता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी सिविल रिपोर्ट 550 है, जबकि मैंने कभी कोई लोन ही नहीं लिया है और मेरी सिविल रिपोर्ट अगर 550 आ रही, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर मैं इसको ठीक नहीं करवाता हूँ तो कल को जब मैं लोन लेने जाऊँगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करवाने जाऊँगा, तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि मिस्टेक्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मिस्टेक होती है, लेकिन हमें इनको स्टेप्स ले करके इसको ठीक करवाना होता है। अगर नहीं ऐसा करवाते हैं तो जो क्रेडिट स्कोर गलत आया हुआ है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जब आप कोई रिटेल लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, अब हम यहाँ पर देखें कुछ कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो क्रेडिट स्कोरिंग को अफेक्ट करती हैं। तो कॉमन मिस्टेक में पहला है फ्रेंड्स आपका कन्फ्यूजन इन नेम, नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। लाखों कस्टमर होते हैं जिनके नाम एक जैसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि राम नाम का कस्टमर, मान लीजिए आप ही की ब्रांच में 3 राम के नाम के कस्टमर हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 और 2 और 3। अब 3 नंबर वाले ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है और चुकाया नहीं, और गलती से हमने जब रिपोर्ट CIC को सबमिट की तो वो जो है डेटा भेज दिया इस एक नंबर वाले राम के बारे में भेज दिया कि हाँ इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसका पैसा अभी तक चुकाया नहीं है। तो भले ही ये कस्टमर जिम्मेदार है, डिफ़ॉल्ट इस कस्टमर ने किया है, लेकिन उसका जो है खामियाजा भुगतना पहले वाले कस्टमर को पड़ेगा, उसकी सिविल रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। तो कई बार कन्फ्यूजन नाम में होने की वजह से भी जो है उसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। देयर कैन बी लैक्स ऑफ नेम दैट कैन बी सिमिलर इन CC डेटाबेस। तो वही कह रहे हैं कि CIC का जो डेटा होता है उसमें जो है लाखों नाम एक जैसे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक आदमी लोन लेता है और वो दूसरे के नाम पर फाइल में चढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी सिविल स्कोर ख़राब होता है। ह्यूमन इनपुट एरर, तो द इंफॉर्मेशन दैट गोज फ्रॉम बैंक टू CIC ऑन डिफ़ॉल्ट मे हैव बीन एररनेस ड्यू टू सिंपल इनपुट एरर बाई वन ऑफ द बैंक एम्प्लॉई। तो मैंने बताया आपको कि CIC को जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो बैंक से जाती है। अब जब बैंक से कोई डेटा जाना था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, उस समय जो एम्प्लॉई है बैंक में वो भी कुछ गलती कर देता है, तो जिसकी वजह से डेटा गलत चला जाता है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए के लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और गलती से हमने उसे 1 करोड़ बना दिया, तो अब वो हाई लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि 1 करोड़ के लोन का डिफ़ॉल्टर, उसका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जबकि उसने डिफ़ॉल्ट केवल 10 लाख के लोन में किया था। तो ह्यूमन इनपुट एरर से भी हमें दिक्कत होती है। तीसरी प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है आइडेंटिटी थेफ्ट की होती है फ्रेंड्स। ओके, तो आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिस इज मोस्ट सीरियस ऑफ द ऑल कॉजेज ऑफ द एरर एंड कैन हैव डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन द पर्सनस क्रेडिट प्रोफाइल इन रिसेंट टाइम। आइडेंटिटी थेफ्ट आर ऑन द राइज। आजकल जो है आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये सबसे सीरियस कारण है कि आपकी जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट प्रोफाइल है, उस पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स जो है इम्पैक्ट डाल सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इसमें कहाँ से होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, तो वह देखिए, राइट फ्रॉम पिटी शॉपकीपर हु स्वाइप्स योर कार्ड सेवरल टाइम टू स्नीक इनटू एन अनऑफिशियल पेमेंट और ट्रैक क्रेडिट कार्ड डिटेल। तो होता क्या है, ये कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा कस्टमर जो दुकानदार है वो भी आपके कार्ड को, जैसे हम लोग जाते हैं मान लीजिए
बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो अपना कार्ड दे देते हैं और वो 2-3 बार मान लीजिए उसने स्वाइप किया जो है आपके कार्ड को, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज सेवरल टाइम्स अगर वो कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू स्नीक, वो डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने पेमेंट की है या आपकी जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल है उसको वहाँ पर थेफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट का एक इशू है व्हिच कैन एक्सप्लॉइट, है ना, जिसको बाद में वो यूज कर सकता है। एक बार आपके क्रेडिट कार्ड की डेटा उसने चुरा लिया तो उसको बाद में एक्सप्लॉइट कर सकता है। टू अ टेररिस्ट, यहाँ पर एक मतलब कहने का कि छोटा शॉपकीपर भी जो है इस चीज़ को यूज कर रहा है और एक टेररिस्ट भी यूज कर रहा है। अ टेररिस्ट हु वांट टू एक्सेस ए बिलियनियर्स अकाउंट इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एक टेररिस्ट है जो कि किसी बिलियनियर मतलब बिलियन रुपयों का मालिक जो है, मतलब अरबपति खरबपति आदमी के अकाउंट का डेटा चुराना चाहता है और दुनिया के किसी कोने से जो है वो उसको रिमोटली एक्सेस करना चाहता है उसके अकाउंट, है ना, ताकि वो उसके पैसे निकाल सके और अपनी क्राइम एक्टिविटी को आगे बढ़ा सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में आती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज बिकमिंग ए सीरियस क्राइम दैट नीड चेक। तो आजकल जो है आइडेंटिटी थेफ्ट जो है एक सीरियस क्राइम हो गया फ्रेंड और इसमें चेक लगाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए, हमने देखा यहाँ पर कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं क्रेडिट स्कोरिंग में। क्रेडिट स्कोरिंग में मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, कई सारे फैक्टर हैं। हमने अभी देखा कि नाम में मिसमैच, मतलब नाम एक जैसे होने की वजह से हो गया, या फिर किसी एम्प्लॉय ने गलत डेटा फीड कर दिया, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें स्टेप्स लेने होंगे इसको करेक्ट करने के लिए। अभी हमने ये नहीं बताया कि क्या स्टेप्स लेने होंगे, हमने ये जाना कि हमें स्टेप लेना होता है ताकि हम अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकें। अगर नहीं सुधारेंगे तो जब हम लोन लेने जाएंगे या क्रेडिट कार्ड इशू करवाने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब हो चुका है या ख़राब है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं क्रेडिट कार्ड स्कोरिंग में वो ये है, नाम में कन्फ्यूजन। तो नाम में कन्फ्यूजन क्या होती है, एक जैसे नाम के कई सारे लोग हैं, ए और ए नाम के 2 लोग हैं, इसने लोन लिया और डिफ़ॉल्ट किया और इसको हमने चिपका दिया, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो नेम में कन्फ्यूजन की वजह से सिबिल स्कोर ख़राब होता है। ह्यूमन इनपुट एरर, हमने इनपुट करते समय कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भेज दी। तो जैसे मैंने बताया कि बैंक एम्प्लॉई जो है, बैंक ही डेटा भेजता है CIC को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, वही आपकी सिविल रिपोर्ट या वो रिपोर्ट बनाती है। तो बैंक एम्प्लॉय ने जब डेटा भेजा उस समय हमसे कोई मिस्टेक हो गई या बैंक एम्प्लॉय से मिस्टेक हो गई तो वो भी उसके जो है क्रेडिट स्कोर को ख़राब कर देता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम हो गया है आजकल। इसमें पर्सन की क्रेडिट प्रोफाइल को ही ख़राब करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे छोटा मोटा जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, आपके कार्ड को कई बार स्वाइप करता है ताकि वो आपकी जो क्रेडिट कार्ड का डेटा है या जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें से जो भी डेटा वो गायब कर सके, उड़ा सके, चुरा सके, उसकी कोशिश करता है। और छोटे मोटे दुकानदार भी करते हैं और बड़े बड़े टेररिस्ट भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो विलेनियर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनके अकाउंट को जो है रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के किनारे हैकिंग वगैरह इसीलिए चली होती है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है आजकल एक सीरियस क्राइम हो गया है और इस पर चेक लगाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बातें हमने यहाँ पर समझ ली कि क्या दिक्कत होती है। अब जो है मान लीजिए एक बार आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर एक बार ख़राब हो गया है, तो कैसे कैसे और क्या क्या करेक्शन हो सकता है नाम में मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो हम क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और आपने पहले कभी लोन नहीं लिया और वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चलता है कि आपका क्रेडिट सिविल स्कोर 550 है। अब आप सोचते हैं कि मैंने कभी लोन ही नहीं लिया तो मेरा क्रेडिट स्कोर ख़राब कैसे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ट्रबल शूटिंग क्रेडिट स्कोर, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक इन अराइविंग ऑफ क्रेडिट स्कोर आर मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन स्कोरिंग प्रोसेस। तो हमें मतलब ये बात स्वीकार करनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ क्रेडिट स्कोर मतलब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय हमसे मिस्टेक हो सकती है, या फिर हम जो है पहचानने में भी गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाए और स्कोरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाए। इसके भी पूरे चांसेज होते हैं। एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज आर पॉसिबल विद क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कोड। जो CIR रिपोर्ट होती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें एरर और इनएक्यूरेसी पॉसिबल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द स्टेप्स फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन योर क्रेडिट रिपोर्ट एज फॉलोज। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि मतलब आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या क्लैरिफिकेशन सीख करेंगे, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। पहला, आपको कॉन्टैक्ट द बैंक दैट डिक्लाइन द क्रेडिट कार्ड आर लोन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पुअर क्रेडिट स्कोर। मान लीजिए किसी बैंक में आप गए, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गए और वहाँ पर आपको आपका लोन जो है नहीं पास किया गया, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं अवेलेबल करवाया गया, ये बोल करके कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब है। तो अब आप बैंक से कांटेक्ट करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही उसी बैंक से कांटेक्ट करिए जिसने मना कर दिया कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। उससे पूछिए कि भाई क्या गड़बड़ हुई है,
आस्क देम फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ पुअर क्रेडिट स्कोर एंड रिक्वेस्ट देम टू प्रोवाइड द कंट्रोल नंबर फॉर योर क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनसे क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि मुझे बताइए पहली बात तो मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, 560 है, चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है, आप ये भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको एक कंट्रोल नंबर, मेरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में एक कंट्रोल नंबर होता है, 9 डिजिट का एक कंट्रोल नंबर होता है, ये यूनिक होता है और जब भी रिपोर्ट जनरेट होगी उतनी बार ये यूनिकली जनरेट होता रहता है। तो आप उनसे कंट्रोल नंबर मांगेंगे कि आप हमें नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। द बैंक विल प्रोवाइड यू द कंट्रोल नंबर ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट। अब बैंक क्या करेगा, आपको क्रेडिट जो कंट्रोल नंबर प्रोवाइड कर देगा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट का, एंड आल्सो शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पुअर क्रेडिट स्कोर। और साथ ही साथ बैंक आपको ये भी बता देगा कि किस वजह से, जैसे मान लीजिए आपने कभी लोन नहीं लिया है लेकिन आपके अकाउंट में एक लोन दिखा रहा है कि आपने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो अब क्लियर सी बात है इसमें नाम में मिस्टेक हुआ है। मेरा नाम मान लीजिए अजय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और कस्टमर है जिसका नाम अजय है, जिसका लोन मेरे अकाउंट में चढ़ गया है, मेरे नाम पर चढ़ गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बैंक ये भी जानकारी देगा और आपको कंट्रोल नंबर भी प्रोवाइड कर देगा। प्रोविजंस आर अवेलेबल इन वेबसाइट ऑफ द CIC फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अब CIC की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जहाँ पर जा करके आप इस तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप CIC की वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिक नंबर, वो कंट्रोल नंबर ले करके और अपना इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। द कंट्रोल नंबर इज 9 डिजिट यूनिक नंबर। ध्यान रखेंगे कि जो बैंक आपको कंट्रोल नंबर देगा वो 9 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और ये इंडिविजुअल की क्रेडिट रिपोर्ट को CIC के डेटाबेस में ट्रैक करने में काम आता है। जब आप वो 9 नंबर का एक यूनिक कंट्रोल नंबर जो है बैंक को CIC को प्रोवाइड कर देंगे, तो CIC क्या करेगा, उस 9 डिजिट के नंबर से आपकी रिपोर्ट को पुल कर लेगा और देख पाएगा कि हाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। द कंट्रोल नंबर इज जनरेटेड व्हेन बैंक पुल आउट योर क्रेडिट रिपोर्ट ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। और ध्यान रखेंगे कंट्रोल नंबर, जब भी कोई बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को रिक्वायरमेंट बेसिस पर, जब आप जाते हैं बैंक में और क्रेडिट रिपोर्ट अपनी मांगते हैं, तो हर बार ये कंट्रोल नंबर जनरेट होता है। द कंट्रोल नंबर इज यूनिक नंबर। ध्यान रखेंगे कंट्रोल नंबर यूनिक नंबर होता है जो हर बार जनरेट होता है, जनरेटेड एवरी टाइम एनी बैंक आर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पुल आउट योर क्रेडिट रिपोर्ट फॉर ऑन यू या फॉर यू। तो कंट्रोल नंबर यूनिक नंबर होता है और हर बार जनरेट होता है जब भी कोई बैंक जो है आपकी जानकारी को, मतलब आपकी CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जनरेट करेगा। अब यहाँ पर एक डाउट ये बनता है आपके मन में कि मान लीजिए मैं A बैंक के पास गया, B बैंक के पास गया, C बैंक के पास गया, तो मैंने यहाँ पर जनरेट करवाया तो एक यूनिक नंबर बन गया, यहाँ जनरेट करवाया सिविल स्कोर एक यूनिक नंबर बन गया, यहाँ पर जनरेट करवाया तो एक यूनिक नंबर बन गया। तो अब मेरे पास 3 यूनिक नंबर है, कौन सा यूज करूँ? तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं। जो यूनिक नंबर आप देंगे, मान लीजिए आपने ये वाला यूनिक नंबर दिया, तो जब CIC अपना डेटाबेस चेक करेगा तो जो C बैंक ने आपको सिविल रिपोर्ट जनरेट करके दी है वही वाली वो देखेगा। बस इतनी सी बात होती है। अगर आप ये वाला यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो CIC जब रिपोर्ट जनरेट करेगा तो ये वाली सिविल रिपोर्ट देखेगा। अब आपके यहाँ इस वाले में अगर आपको करेक्शन करवाना तो इसमें करवा लीजिए, सेम ही आपकी रिपोर्ट है, चाहे जहाँ करेक्शन करवाना चाहें वहाँ से करेक्शन करवा सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कहने मतलब यह है कि मान लीजिए A बैंक में भी गया, B बैंक में भी गया, इसने भी यूनिक नंबर जनरेट किया, इसने भी यूनिक नंबर जनरेट किया। अब अगर मैं ये यूनिक नंबर CIC को दूंगा मान लीजिए अपना करेक्शन करवाने के लिए, तो जो B बैंक ने मुझे इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी, मुझे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी, CIC इसी CIR को देखेगा, ये वाली CIR को वो उस समय नहीं देखेगा क्योंकि यूनिक नंबर तो हमने B वाला प्रोवाइड किया है। अब आपने जैसे मान लीजिए करेक्शन करवाना है तो आप बता दीजिए कि हाँ ये यूनिक नंबर है और इस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है जो बैंक B ने मुझे जनरेट करके दी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ वाले में करेक्शन करवाना है तो ये वाला यूनिक नंबर दे दीजिए और इस वाले में करेक्शन करवा लीजिए। आप ही की खुद की CIR है, जो भी आप चाहोगे यूज कर सकते हो। और अगर कोई चेंजेज नहीं हुए हैं तो सबकी CIR सेम ही होगी, कोई डिफरेंस भी नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो कंट्रोल नंबर कितने डिजिट का होता है फ्रेंड्स? 9 डिजिट का होता है। ये यूनिक नंबर होता है, हर बार जनरेट होता है जब भी आप CIR अपनी या सिविल रिपोर्ट आप जनरेट करवाते हैं, हर बार जनरेट होता है। CIC रिक्वायर दिस नंबर बिकॉज इट इनेबल देम टू व्यू द एग्जैक्ट डिटेल्स दैट द बैंक हैज सीन व्हेन दे ड्री द रिपोर्ट ऑन यू। अब ध्यान दीजिए कि CIC इस 9 डिजिट के नंबर को क्यों चाहता है। इससे क्या होता है कि वो देख सकते हैं वही एग्जैक्ट डिटेल जो वो बैंक देख रहा था जिसने आपके लिए रिपोर्ट निकलवाई। जैसे A बैंक में आप गए और आपने अपनी सिविल रिपोर्ट जनरेट की और वहाँ पर देखा कि मेरे खाते में एक 10 लाख रुपए का लोन किसी दूसरे का चढ़ा हुआ है। तो ये बात जो आप अपनी रिपोर्ट में देख रहे हो, यही जब आप 9 नंबर का सिविल अपना कंट्रोल नंबर 9 नंबर का CIC को देते हो तो 9 नंबर वो डाल करके
अपने डेटाबेस में, वो भी एग्जैक्टली वही डिटेल देखेंगे जो आप इस बैंक में देख पा रहे थे, इसीलिए ये यूनिक नंबर जनरेट किया जाता है। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिक्वेस्ट द बैंक टू प्रोवाइड यू कंट्रोल नंबर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है अपने बैंक से कहें कि वो आपको कंट्रोल नंबर ज़रूर प्रोवाइड कर दे फ्रेंड्स। ओके, तो ये यहाँ पर ये भी बात हमें क्लियर हो गई कि अगर हमें क्रेडिट स्कोर में ट्रबल शूट करना है तो हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले उस बैंक को कांटेक्ट करिए और उनसे, जिसने आपका क्रेडिट कार्ड या लोन का एप्लीकेशन पुअर क्रेडिट स्कोर के वजह से जो है कैंसिल कर दिया है, मना कर दिया है, उनसे कहिए कि हमें बता दीजिए, एक तो हमें कंट्रोल नंबर दे दीजिए हमारी CIR का, और दूसरा उनसे कहिए कि हमारी जो किस वजह से पुअर क्रेडिट स्कोर आ रहा है वो भी वजह बता दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, आपको जो है कंट्रोल नंबर प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ये भी कारण बता देगा कि किस वजह से आपकी सिविल रिपोर्ट ख़राब हुई है या आपकी क्रेडिट रिपोर्ट स्कोर रिपोर्ट ख़राब हुई है। उसके बाद में CIC की वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर अपना 9 डिजिट का वो कंट्रोल नंबर दे देंगे उसको, और तो वहाँ पर CIC जो है इस चीज़ को देखेगा और जो भी करेक्शंस हैं नेसेसरी बैंक के साथ टाई अप करके वो उसे रिजोल्यूट कर देगा। अब कंट्रोल नंबर जो है 9 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और ये किसी इंडिविजुअल का जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है उसको ट्रैक करने के काम आता है। कंट्रोल नंबर से ही बैंक जो है, कंट्रोल नंबर ही जनरेटेड व्हेन बैंक पुल योर क्रेडिट रिपोर्ट, जब भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बैंक जो है फेच करता है तो उसके साथ साथ कंट्रोल नंबर भी जनरेट होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है और हर बार जनरेट होता है जब भी कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपकी रिपोर्ट जनरेट करता है। CIC रिक्वायर दिस नंबर, इसको इसलिए चाहिए होता है ताकि वो जो है उस एग्जैक्ट वही डिटेल देख सके जो उस बैंक ने देखी है जब आपके लिए उसने रिपोर्ट निकाली। तो जिस समय उसने जो रिपोर्ट देखी वही रिपोर्ट वो भी देख लेगा अगर उसके बाद में यूनिक नंबर अवेलेबल होगा 9 डिजिट का, जिसे हम कंट्रोल नंबर कहते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको अपनी सिविल रिपोर्ट ठीक करवानी है तो कंट्रोल नंबर आपको बैंक से ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।